मैं अपने दोस्त के यहाँ रहने के लिए आया था। मेरी उम्र 25 साल हो रही थी और मैं बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत था। मेरी दोस्त की माँ बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ दिन दोस्त के यहाँ रहने के बाद मेरे दोस्त पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया और मुझे अपनी माँ की जिम्मेदारी देकर गया। मैं अपने दोस्त के कहे अनुसार आंटी का ध्यान रखता था, लेकिन एक रात आंटी मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाई और जब मैं आंटी के साथ सोने के लिए गया तब आंटी कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। और यह कहकर आंटी अपना हाथ मेरे रख दिया। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंटी मेरा नाम अमित है। मैं गांव में रहता था और अभी अभी नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त आदित्य को दे दी थी। मेरी आदित्य की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। हम दोनों काफी दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे के हमदर्द बने हुए थे। हम दोनों में पक्की दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन मैं वास्तविक में कभी भी आदित्य से नहीं मिला था। और जब मैं आदित्य को अपनी बेरोजगारी के बारे में बताया, आदित्य ने मुझे अपने शहर में आकर नौकरी करने के लिए कहा और आज मैं कानपुर शहर पहुंच चुका था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। अब मेरी जिंदगी के नए अध्याय शुरू होने वाला था। मैं सोच लिया था मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और फिर अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करूंगा। अभी मेरी उम्र करीब 25 साल थी और मैं काफी खूबसूरत और जवान था। मैं कानपुर शहर पहुंचा तो आदित्य मुझे स्टेशन लेने आया और वहां से सीधे मुझे अपने घर ले आया। आदित्य के घर पहुंचते ही मेरी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। मैंने उसे आदित्य की बड़ी बहन समझ लिया। तभी आदित्य ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, यार अमित, यह मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है। आदित्य की बात सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि आंटी इतनी सुंदर, जवान और खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें आदित्य की बहन ही समझ लेता। मैं आदित्य को सॉरी बोला और कहा, आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही है। मैंने पहले कभी आंटी को देखा भी तो नहीं था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन आदित्य से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। आदित्य के घर में खाना खाने के बाद मैं अपने रहने का व्यवस्था करने के लिए वहां से निकलने ही वाला था। आदित्य ने मुझे टोका और कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे काम है, और फिर मैं निकलने लगा। तब आदित्य ने मुझे रोका और कहा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हॉस्टल वगैरह ढूंढ रहे हो। आखिर क्यों? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना मुझे सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? बात सुनकर आदित्य कहने लगा, तुमने बहुत ही जल्द मुझे पराया कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि हमारी दोस्ती सिर्फ सोशल मीडिया तक ही थी, लेकिन अगर तुम मुझे दोस्त नहीं मानते हो तो ना सही, परंतु मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त मानता हूँ और मुझे दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट कर सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। और विदेश जाने के बाद तुम्हें ही मेरी माँ के ख्याल रखना है, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर यकीन भी नहीं कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर मैं भावुक हो गया और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा बल्कि अपनी तरह माना था। आदित्य की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ अमित, आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा यह बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास तो रह ही सकता है। भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो। इतना आग्रह करने के बाद मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद आदित्य विदेश चला गया। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया था। अपने घर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। मुझे अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे करने थे। पढ़ाई करने का मन तो मेरा भी आगे था, लेकिन मेरे ऊपर घर की इतनी जिम्मेदारियां थी, मैं आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब मैं पैसे कमाकर अपने मम्मी पापा की हर तकलीफ को दूर करना चाहता था। मुझे याद है, मेरे मम्मी पापा ने अपनी सारी ख्वाहिशों को अधूरा रखकर सिर्फ मेरी ख्वाहिश के बारे में सोचा और मुझे बीटेक की डिग्री दिलवाई थी। अब मुझे कुछ दिन के प्रयास के बाद एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल चुकी थी और मैं उन्हें पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रखकर अपने मम्मी पापा को गांव में भेज दिया करता था। मैं अब खुश था
यहाँ शहर में मुझे ठीक ठाक नौकरी मिल चुकी थी। मेरा दोस्त विदेश जा चुका था और अब उससे कभी कभी बात होया जाया करती थी। दोस्त के विदेश जाने के बाद उस दिन के बाद से मैं आदित्य की माँ को भी अपनी माँ ही समझने लगा था और उनके साथ खुश होकर रहने लगा था। शहर की हवा पानी में मेरा रंग रूप और खिल चुका था। मुझे अब अपने घर की कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम से अपना काम कर रहा था। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि आंटी के मन में मेरे प्रति कुछ अनुचित भावना आ चुकी थी। शुरू शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब ही लगने लगी थी। आंटी भी नौकरी करती थी। सुबह मैं तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता था। आज रात को आंटी ने मेरे लिए पसंदीदा खाना और लिट्टी और चोखा बनाया था। तब मैंने आंटी से पूछा, कैसे पता चला कि मुझे लिट्टी और चोखा पसंद है? फिर आंटी ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपने बायो में लिखा था कि तुम्हें बिहारी खाना लिट्टी और चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ नहीं बोला और आज रात में खुश होकर अपना पसंदीदा खाना खाया और सच में मुझे लिट्टी चोखा बहुत ही पसंद है। अब आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। एक रात जब हम खाना खा रहे थे, तब आंटी मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई और जबरदस्ती मेरी थाली में एक और रोटी और सब्जी डाल दिया। मैंने कहा, बस मेरा पेट भर गया है। तब आंटी ने मुझे कहा, अभी तुम जवान हो, तुम्हें और भी खाना खाने की जरूरत है। तुम इतना सा खाना खाते हो, इससे क्या होगा? तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाओगे तब तुम मेहनत कैसे करोगे? आंटी यह सब बातें मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद आंटी टेबल से बर्तन उठाने लगी। आंटी का मदद करने लगा। मेरा काम देखकर वह बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार आदित्य के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और आदित्य में बहुत ही फर्क है। वह कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता है, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। अब तो आंटी बात बात में आदित्य के बारे में मजेदार किस्से सुनाकर मुझे हंसाने लगी और मैं भी आंटी के साथ खुलकर हंसने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक किसी बात पर हंसते हंसते वह शांत हो गई। मुझे लगा कि लगता है आदित्य की याद आ रही है। मैंने आंटी के कंधों पर अपना हाथ रख दिया और आंटी को बोला कि आंटी, आप उदास मत हो, मैं अभी तुरंत आदित्य को फोन करता हूँ। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, आदित्य हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है और मुझे अच्छी तरह से पता है वह जल्द ही वापस आ जाएगा। मुझे अचानक से उसकी याद आ गई थी, लेकिन अभी उसकी बात छोड़ो। फिर वह मुझे बोली, अगर तुम बार बार मुझे इसी तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मुझे बार बार इस तरह इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो मुझे संभलना मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई। आंटी की बातें सुनने के बाद तो मैं कुछ समय तक एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रहा था, क्योंकि आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी और जब मैं उसे योगा करते हुए देखता तो मुझे उनकी जवान दिखने का राज समझ आया था। एक बार आंटी ने मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया, क्योंकि उन्हें मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बेल बज नहीं रही थी। तभी मैंने अपने पास रखी हुई दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे में पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला
तो सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह से भींगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थी। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उन्हें एकटक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में मैं इतना खो गया था, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। तब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। तब मैं होश में आया। आंटी मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम को अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और अब मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, अमित तुम आ गए? तो मेरे कमरे में क्यों आ गए थे? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता है क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी तक घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वह बोली, अच्छा जो हुआ वह सबकी नजरों की गलती थी। आज मैंने सैंडल को घर के दरवाजे के पास नहीं रखी थी, इसीलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूँ। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर आंटी अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आ गए थे। आंटी बहुत ही साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री की ऐसी सुंदरता देख रहा हूँ। उस समय मैं बस बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो, चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैं खुद को फिर में होश में लाया, उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पे रख दिया। मार्केट में जहां भी उन्हें जाना होता था, मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। मार्केटिंग करने के बाद जब हम घर लौटकर आए, आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल एक परफेक्ट मैन की तरह हो, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि एक सच्चा मर्द होता है। मैं तुम्हें मार्केट में कितनी जगह पर ले गई, लेकिन तुमने मुझसे जरा भी शिकायत नहीं की। जहां जहां मुझे जाना था, तुम मुझे वहां पर लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त आदित्य मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगह पर मुझे पैदल जाना ही पड़ता था, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता था। लेकिन तुम मुझे हर जगह गाड़ी पर बैठाकर ले गए, जिससे मेरी काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरा पीठ थपथपाया और प्यार से मेरे गालों को खींचते हुए मेरी तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखा। फिर आंटी अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में वह आंटी के लिए एक अलग सा असर होने लगा था। आंटी कितनी अच्छी है जो उसने मुझे इस तरह से शाबाशी दिया। मैं इसी विचारों में खोया एक जगह पर ही खड़ा रहा। इस बीच आंटी अपना नया सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप गजब की सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसा कहने पर आंटी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधा नहीं है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं तुरंत ही उनकी मदद करने लगा। जब मैंने रिबन बांधा तब मेरे हाथ उनके पीठ को छू गया था। अब तो मैं बिना एक शब्द कहे आंटी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, तो उन्होंने नया सूट पहना हुआ था और आंटी उस सूट में जब तैयार होकर आई तो गजब की दिख रही थी। और अब मैं आंटी की तरफ भी देख रहा था। तब आंटी मुझे कहने लगी, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे? मैं आंटी को ना नहीं कह सका और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपका ऑफिस चलूंगा। वैसे भी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आंटी मुझे अपना ऑफिस क्यों ले जाना चाहती थी, क्योंकि आंटी ने खुलकर कुछ नहीं बताया था, सिर्फ मुझे अपने साथ अपना ऑफिस ले जाना चाहती थी। और फिर जब मैं आंटी के साथ उनके ऑफिस पहुंचा, तब जैसे ही हम लोग ऑफिस में इंटर हुए, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आंटी का यह व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं आंटी की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। तब आंटी मुझे कुछ नहीं बोली और सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आंटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बॉस के कैबिन में लेकर गई।
आंटी का बॉस भी उन्हें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर आंटी ने मेरी पहचान कराते हुए बॉस को कहा, यह मेरा अमित है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला इस तरह से किसी लड़के का परिचय कौन करवाता है। बॉस से मिलने के बाद आंटी मुझे लेकर अपने ऑफिस से बाहर आ गई। फिर मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। मैं अब ऑफिस में उनसे कोई भी सवाल ना कर सका। मैं भी चुपचाप फिर अपना ऑफिस चला गया। जब शाम को घर आया तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही आंटी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस जाकर मेरी बहुत ही बड़ी मदद की। आंटी जब मुझसे बात कर रही थी तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से आंटी डर गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उसके वक्त गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई, आंटी मुझसे दूर हो गई और कमरे में जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो न, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। आंटी अब मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़ा होकर बारिश देख रही थी, लेकिन वो बाहर जाने से डर भी रही थी। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह बारिश में भीगना चाहती थी। बिजली कड़कने की डर से वह बाहर नहीं जा रही थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में लेकर गया। आंटी बारिश में डर रही थी, लेकिन मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उन्हें देखकर मैं भी बहुत ही खुश हो रहा था। आंटी के बारे में मेरे मन में क्या भावना आ रही थी, यह मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। आंटी मानो किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी थी। वह बारिश में मस्ती करते करते बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। फिर आंटी ने मुझसे कहा, अमित तुम सच में बहुत ही अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और तुम मेरे हीरो हो। आंटी यह सब बातें बहुत ही खुश होकर हंसते हंसते मुझसे कह रही थी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। बारिश में भीगने का आनंद लेने के बाद जब मैं और आंटी घर के अंदर आए, तब आंटी के लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बालों को पोंछने लगी। तभी हमारी नजर मिली। आंटी मुझे बड़ी ही प्यार से देख रही थी। आंटी ने कहा, अमित, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते रहते हो, आदित्य कभी नहीं करता है। वह तो हमेशा अपने पढ़ाई में ही व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी कि तभी मैंने उनसे पूछा, तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा अमित कहकर क्यों करवाया? इसका मतलब क्या है? यह सुनकर आंटी एकदम से चौंक गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय आंटी मुझे अपने पास बुलाई और बोली, आज मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या तुम आज मेरे साथ मेरे कमरे में रुक सकते हो? क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा है। मेरी नज़र कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। सोने से पहले मैंने झांक कर इधर उधर देखा तो मुझे दिखाई कुछ भी नहीं दिया। आंटी बोली, तुम क्या इधर उधर देख रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। फिर आंटी बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए कहा है। फिर मैंने आंटी को कहा, शायद यह हम लोगों का भरम है। अब आंटी अपना हाथ मेरे सीने पे रखकर सोने की कोशिश करने लगी और अभी कुछ समय ही बीता था। अचानक से कमरे की बत्ती जल गई और कोई माँ माँ की आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनने के बाद मेरी और आंटी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो आदित्य सामने खड़ा था, बहुत ही गुस्से के साथ हमें देख रहा था। और फिर वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ तुम यह सब क्या कर रही हो? अमित मेरा दोस्त है, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता है। मुझे तो अब तुम्हें अपनी माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैं आदित्य को कहा, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो ही सकती थी। लेकिन आदित्य मेरी बात समझ ही नहीं रहा था और अपनी माँ के साथ अनुचित बातें करने लगा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया, बल्कि
यह उसका कोई प्लान था। मैंने आदित्य को कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम आंटी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे यह बताओ कि तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर आदित्य ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था, इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास पैसे लेने गया हूँ। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया, तब उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताए जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ को किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि उनके कहने पर शक ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी माँ इतनी सज धज कर रहती थी, लेकिन यह किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी थी, तभी मैंने प्लान बनाया था कि मैं माँ पर छुपकर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और तुम्हें माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वह मुझे समझ आ गया था। अमित, मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानता हूँ क्योंकि असली गलती मेरी माँ की ही है। इसकी नीयत खराब है, तुम तो बस उसके बातों में आ गए होगे। जब आदित्य शांत हुआ, फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी माँ पर आरोप लगाया, अब तो तुम खुश हो गए होगे। अब और कुछ बाकी है तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वह तुमने देखा ही नहीं। आंटी मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उनका नया बॉस इन पर गलत नजर रख रहा था और उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए आंटी मुझे ऑफिस ले गई थी, और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने की वजह अपनी माँ को समझने की कोशिश करते, तो तुम्हारे मुंह से माँ के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ दिनों में ही मुझे समझ में आ गया, आंटी तुम्हारे साथ इस घर में रहते हुए भी बिल्कुल अकेली थी, जबकि उसका जवान बेटा उसके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई, तो तुम माँ पर ध्यान देने की बजाय खुद ही दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर माँ पर अविश्वास जताया। मैं बातें कर ही रहा था कि आंटी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अमित, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह आदित्य में नहीं है, क्योंकि इसे कभी किसी चीज के लिए मैंने मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर माँ ने कहा, आदित्य, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ इसलिए भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम्हारे चाचा चाची की मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया था। मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें अदालत में खींचकर लेकर जाऊंगी। जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी, और वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मानना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरे की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ को यह सब बात बोलकर बहुत ही दिल दुखाया है। दूसरों की बातों में आकर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब आदित्य ने रोते हुए मुझसे और आंटी से माफी मांगी। वह एक माँ थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। माफी मांगने के बाद मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि उस माँ बेटे का आपसी रिश्ते को सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। आदित्य को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए के जा रहे उनके संघर्ष को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ ही नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी, और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे।
दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपसत कहने लगते हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए माँ बाप को हर बार बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का सामना भी करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता दिन रात उनके लिए ही तो मेहनत करते हैं। तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।